नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे। अब तक हम लोगों ने जाना कि किस तरह बाबर से जो मुगल साम्राज्य शुरू हुआ था वह औरंगजेब तक आकर रुका था और यह आगे भी बढ़ा था, लेकिन औरंगजेब के बाद कोई बहुत अच्छे अच्छे राजा नहीं हुए थे। उसके बाद अब हम लोग इसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था थी कि ये प्रशासन कैसे चलाते थे और इतने बड़े साम्राज्य को वह कैसे अपने नियंत्रण में रखे हुए थे, इस चीज को आज हम समझने वाले हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कुछ कार्यपत्रकों में हमने प्रमुख मुगल सम्राटों और उनके कार्यकाल के दौरान के प्रमुख अभियानों और घटनाओं के बारे में जाना। किसने कौन सा अभियान किया, किसने कौन सा राज्य जीता, किसने किस राजा को हराया, कब कौन राजा बना, इस चीज को हम लोग जान चुके हैं। आइए अब उनकी प्रशासनिक नीति के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं कि वो प्रशासन कैसे चलाते थे, अपने साम्राज्य में शासन कैसे किया करते थे। शुरुआत में मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। उन्होंने सोचा कि मरने से अच्छा है कि चलो भाई किसी तरह शासन कर लिया जाए। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। मतलब कि मुगलों ने भी यह समझा कि भारत में कई तरह के सामाजिक लोग रहते हैं और तब उसने कई तरह के विभिन्न तरह के सामाजिक समूहों को भी प्रशासन में नियुक्त करना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की मतलब जो तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ मतलब तुर्कियों के साथ साथ इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करना आसान नहीं था। तो इसके लिए उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मतलब कि आज के जो हमारे आईएएस ऑफिसर हैं, मान लीजिए कि उस समय वो मनसबदार थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए 1 पद, 2 वेतन एवं 3 सैन्य उत्तरदायित्व, मतलब पहला पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व दिया जाता था कि आपको सेना भी रखना है, निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात मतलब उनके साथ सैनिक कितने रहेंगे, इस संख्या पर। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा, मतलब जिनके अंदर में 5000 सैनिक रहते थे, उनके अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। तो जिनके अंडर में 1000 सैनिक रहते थे, उनसे 5000 सैनिक वाले ऊंचे होते थे। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। मतलब कि वो जितने सैनिक उनके लिए सौंपे जाते थे उतना वो घुड़सवार रखते थे, घोड़े पर वाले सैनिक रखते थे। और वो अपने सवारों को, सवार किसको कहा जाता था, तो घोड़े पर जो सैनिक होते थे उनको सवार कहा जाता था। 1000 सवार का मतलब कि 1000 घोड़े के साथ 1000 सैनिक। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे, उनका रजिस्ट्रेशन करवाते थे। इस कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था केंद्रीय सरकार से, मतलब कि जो मेन सरकार थी उससे धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे। इनको वेतन के रूप में भूमि दी जाती थी जिन्हें जागीर कहा जाता था और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। पहले जो सल्तनत काल में इक्ता चलते थे उनके समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न थे। ये मुक्ति से अलग थे, अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। इक्तादार अपने जागीरों पर रहते थे, लेकिन मनसबदार अपने जागीर पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे
और जितने भी मनसबदार थे वे राजा के साथ या फिर राजा जहां आदेश देता था उन जगहों पर जाकर अपने सेवा दिया करते थे। अकबर के शासनकाल के दौरान 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि उनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। इतना जागीर उनको दिया जाता था कि उससे जो राजस्व प्राप्ति हो मनसबदार के वेतन के बराबर हो जाए। और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 5000 जात की पदवी के मनसबदारों की संख्या 79 हो गई, 29 से 79। राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था और तब जो जागीर उनको मिलती थी वह मनसबदार के वेतन से कम राजस्व वाली होती थी। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि के कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर भी यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जागीरदारों की यह मंशा बन गई थी कि जब तक उनके हाथ में जागीर है तब तक ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वो एकत्रित कर लें, और इन सब का भार किसानों पर ही पड़ता था। अब यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं। मनसबदार और जागीर से में क्या संबंध था? मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार क्या दिखाता था? तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? तो उत्तर है कि मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। वहीं जागीर उस भूमि के टुकड़े को कहा जाता था जिसके राजस्व से मनसबदार को वेतन दिया जाता था। उसके बाद प्रश्न 2 है कि मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? उत्तर है कि मुगलों का साम्राज्य बढ़ने से बहुत अधिक मात्रा में पदाधिकारियों की आवश्यकता पड़ी। लेकिन पहले आप आंसर सुन लीजिए। इसलिए विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति महत्वपूर्ण थी। हुआ ये था कि पहले तो ये लोग छोटे जगह पर शासन करते थे, अब बड़े जगह पर इनका साम्राज्य फैल गया, और जब साम्राज्य बड़ा हो गया तो इनके पास अपने तुरानी पदाधिकारी कम थे। तो इन्होंने सोचा कि जो अलग अलग हमारे यहाँ मुसलमान हैं या फिर राजपूत हैं, मराठे हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों का शासन छोटे छोटे टुकड़ों में करके इनको दे दिया जाए। तो इस तरह से इन्होंने भी अलग अलग पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति की और यह उन संस्कृति में शासन चलाने में महत्वपूर्ण साबित हुए। प्रश्न 3 है कि यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार क्या दिखाता था? सवार घुड़सवार सैनिकों की संख्या का द्योतक था। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।